खुश है मीरा आजकल। उसकी सास सुमित्रा बहुत बदली बदली है। कोई रोक टोक नहीं, कोई बात बात पर नुक्ताचीनी नहीं। यहाँ तक कि आजकल खाने के बाद अपनी प्लेट भी रसोई में खुद रख देती है। खाना बनने में देर हो जाने पर मुंह फुलाकर बैठना तो जैसे भूल ही गई है। भूख तो लगी है पर कुछ खा लेती हूँ, तो बना ले खाना आराम से, ऐसा कहती है सुमित्रा। मीरा सोचती है शायद दूसरा बच्चा हो जाने पर मेरे उसके बिजी रहने को लेकर थोड़ी नरम है और समझने लगी है। उसे अच्छा लगता है कि उसकी तकलीफ का एहसास होने लगा है सास को। पर मीरा ये कभी नहीं भूलती कि उसकी तरफ से कोई गलती हो गई तो वह फिर अपने पुराने रूप पर आ जाएगी, इसलिए उसकी किसी चीज़ को छूने की गलती नहीं करती। बेटे वंश ने कल दादी के कमरे में उसके बेसन के लड्डुओं में से एक उठा लिया तो उसे खूब डांट पड़ी। वैसे तो सास उसकी अलमारी में ताला लगाकर ही रखती है सब चीज़ें। कल पता नहीं कैसे खुला रह गया था शायद। अंश के हाथ में लड्डू देख मीरा तो एक बार चौंक गई, फिर उसे दूसरे कमरे में ले जाकर समझा दिया। दादी को गुस्सा आ गया तो पापा को शिकायत लग जाएगी और फिर तेरी माँ की खैर नहीं, सोच ले तू। अंश सहम गया था और उसने हाथ का लड्डू जल्दी से डस्टबिन में फेंक दिया ताकि दादी देख ना ले। 15 दिन ही तो रह गए हैं देवर की शादी में। ऊपर का मकान लगभग बनकर पूरा हो गया है। लकड़ी का काम भी कल खत्म हो जाएगा। बहुत थक गई है मीरा, पर नए घर के चाव में वह अपना सब आराम भूल जाती है। जिंदगी में पहली बार उसे इतनी छूट मिली है ना। अपनी पसंद की टाइल खरीद कर लाना, दीवारों का रंग क्या है ये तय करना, सब उस पर छोड़ दिया था सुमित्रा ने। बस वह छोटे बच्चे को लेकर गोद में बैठ जाती और मीरा भाग भाग कर मजदूरों से लेकर मिस्त्रियों को हैंडल कर लेती थी। पैसे का हिसाब तो इतना पक्का रखती है कि कोई उसकी गलती पकड़ ही नहीं सकता। उसने अकाउंट्स में काम किया था एक कंपनी में, पूरे 20,000 मिलते थे। कहाँ छोड़ना चाहती थी वह नौकरी, पर सास की बात माननी पड़ी थी उसे। बीमार रहती है ना सुमित्रा, कैसे कर सकती थी वह नौकरी। रोहित उसका पति भी हैरान था उसकी लगन को देखकर। खुश तो वह भी था। वह तो चाहता था इसी मकान पर खर्च करने की बजाय ज़मीन ले ली जाती, पर सुमित्रा इसी को 2 मंजिला बनाना चाहती थी। अब जब मकान बनने लगा है तो मीरा रोहित ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने हिसाब से बनवाते रहे। मीरा ने तो जिद करके इतनी बड़ी मॉड्यूलर किचन बनवा ली। सुमित्रा इस बार कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस मुस्कुराकर मीरा की कभी कभी तारीफ कर देती थी। मीरा के लिए तो ये कितनी बड़ी बात थी ना। अब तो वह भी जेठानी बनने जा रही है, कोई तो उसे भी बनाकर खिलाएगा। कभी सोचते ही मन मन में मुस्कुरा लेती थी मीरा। 10 साल हो गए उसकी शादी को। सारे घर को खिलाने के बाद ही उसे अपने खाने की होश आती थी। अब तो वह भी जेठानी बनकर बैठकर खाएगी। आज छोटे की शादी भी निबट गई। सब कुछ ठीक ठाक हो गया। सबने मीरा की खूब तारीफ की। उसका इंतज़ाम भी, भाग भाग कर सबकी सेवा करना, किसी को कोई शिकायत ना हो। रोहित तो पिता के देहांत के बाद से ही अचानक बड़ा हो गया था और बहनों का और छोटे भाई की सारी जिम्मेदारी को निभाता रहा। बाप की जगह होने के कारण ही तो वह कभी कभी मीरा की भी नहीं सुनता था। माँ है मेरी, उसके होते मैं अपने अलग पैसे नहीं रख सकता। खूब कमाया, बहनों पर खर्च हो या छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च हो, उसने सब किया। माँ को पिता की नौकरी की पेंशन आती है पूरे 25,000, कभी नहीं छुआ गया उसको। सब काम ठीक ठाक होते रहे। छोटा भाई थोड़ा गुस्सैल है, इसलिए माँ उसी पर भरोसा करती है, तो वह भरोसा तो तोड़ नहीं सकता ना। मीरा को भी चुप करा देता है। जानता है उसकी माँ सख्त है, पर माँ तो माँ होती है ना। छोटा देर रात तक नौकरी से आता तो मीरा रसोई में बैठी ऊँघती, उसकी इंतज़ार करती। ठंडा खाना तो छोटे ने कभी खाया ही नहीं। अड़ोस पड़ोस के लोग भी मीरा को भड़काते ज़रूर थे, बना कर रख दिया करना खाना, तेरी अपनी ज़िंदगी नहीं है जो 11 बजे तक उसके लिए बैठी रहती है। पर मीरा किसी की नहीं सुनती थी। उसे खुद अच्छा नहीं लगता ना कोई ठंडा खाना खाए। आज तो हद ही हो गई, बिना बात झगड़ा बढ़ा लिया, जैसे जानबूझकर हो रहा हो सब। थोड़ी ही तो देर हुई थी खाना बनाने में, छोटा रोने लगा तो मीरा अंदर चली गई थी। बस गुस्सा फूट गया माँ का, शुरू हो गया महाभारत। मीरा के सारे खानदान को पुन दिया।
और मीरा की गर्दन पकड़ ली माँ ने। अब तो मीरा भी आपे से बाहर हो गई थी। मार दिया माँ ने, थप्पड़ भी मारा, गर्दन भी पकड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। मीरा ने भी आज बहुत बोला, उसने भी माँ का कुछ नहीं छोड़ा। रोहित सत्ते में आ गया। ये क्या हो रहा है कि अचानक माँ ने मीरा को धक्का दे मारा। बस बात बढ़ गई। मीरा ने भी दरवाज़ा मुंह पर दे मारा और कमरा बंद कर लिया। माँ ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, ये जो ऊपर रह रहे हो ना नए कमरों में, ये छोटे का है, तुम्हारे लिए नहीं बनाया। इतना गुमान लिए मत फिर, यहाँ मेरा घर है, मेरा बनाया है, चाहे तो अभी निकाल दूँ। रोहित अवाक, ये क्या कह रही है माँ? बड़ा शौक लगा उसे। रोहित अब और नहीं सुन सकता था। उठाया सामान और आ गए नीचे। सुमित्रा ने चैन की सांस ली और मन ही मन मुस्कुराई। यही तो वह चाहती थी सुमित्रा, और क्या। मीरा को मालकिन बनने देती। बनाया था मकान, ऊपर बनवाया था। सारी गलती तो रोहित की है ना, कुछ कहता ही नहीं मीरा को, वरना इतनी हिम्मत बढ़ जाती मीरा की। अब तो हद ही हो गई है ना, मकान तो सारा मेरे ही नाम है, ऊपर का भी और नीचे का भी। कैसे मालकिन बनकर बैठ गई? गलती की मैंने, एक कमरा नीचे भी रख लेना था। मैंने कह दिया रोहित को ये बात, तो कैसे तुनक कर बोला था। ऊपर के 5 कमरे कम पड़ते हैं क्या, जो नीचे भी चाहिए? कभी नहीं बोलता था मेरे सामने ऐसे। क्या गलत कह दिया। अब नीचे की गुड़ाई भी तो मैं कर आई थी परसों, भिंडी लगा दी थी, पर मजाल है एक भी भिंडी उतारने को मिली हो, पकने से पहले ही गायब हो जाती हैं। अब सुमित्रा परेशान होने लगी है। नीचे जाती है तो भड़क से दरवाज़ा बंद कर देती है मीरा। कोई बाहर झांकता नहीं। मन होता ना दरवाज़ा तो खुले, कभी कभी झांक कर देख लेती हूँ तो कुछ नज़र ही नहीं आता। परेशान हो गई। अब तो यह गैलरी भी अच्छी नहीं लगती जो इतने शौक से बनाई थी। लगता है टंग गई है सुमित्रा ऊपर। न पौधों को देख पाती है, ना कुछ नया लगा पाती है। मर्दानी घूमती है नीचे मीरा। सुमित्रा को तो खून खोलने लगता है उसे देखकर। हाँ मैं ठीक हूँ दीदी, नाना मेरी फिक्र मत करो। क्या होना है मुझे, खुश हूँ मैं तो, बड़ा अच्छा टाइम पास हो जाता है। लॉकडाउन में पुराने सीरियल महाभारत और रामायण भी शुरू हो गए हैं, वो देख लेती हूँ। शाम को छत पर चली जाती हूँ। ऐसे ही रहती रही हूँ सारी ज़िंदगी, अब क्या बदल जाएगा। अपने को तो पहले से भी ऐसे ही रहने की आदत है। वैसे भी अब छोटा बेटा मेरा आएगा ना, दिल्ली वाला, कह रहा था आपकी छोटी बहू करेगी आपकी सेवा, छोड़ जाएगा मेरे पास। और क्या, कट जाएगी ज़िंदगी। किसी के रोके थोड़ा ही नहीं रुकता है कुछ। अब तो मैं बीमार भी नहीं हुई कई दिनों से, ठीक है तबीयत भी। मीरा इतनी देर से सुमित्रा के फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने को सुन रही थी। ये तो रोज़ की बात हो गई है। अभी शाम को फिर वह सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऊपर छत पर जाकर घूम घूम कर फ़ोन पर बातें करेगी। कभी कभी तो मीरा को ऐसा लगता है कि सुमित्रा अपने आप ही भूले जा रही है, दूसरी तरफ कोई है ही नहीं। कौन जाने क्या करती है। मीरा को सुना सुना कर अपनी खुशी दिखाने की कोशिश करती है रोज़। ये नौटंकी तो रोज़ का काम हो गया है, इसलिए अब मीरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आज सुमित्रा की आखिरी बात पर मीरा अटक गई थोड़ा। खुद कह रही है सुमित्रा कि अब तो वह बीमार भी नहीं होती। सच्ची तो है, पिछले 7 महीने में एक बार भी सुमित्रा बीमार नहीं हुई। लड़ाई होने के 1 महीने में ही उसने नौटंकी की थी बीमार होने की। पड़ोसियों को फ़ोन करके बुलाया था, पड़ोसियों ने रोहित को बुला लिया। इस बार बेटे ने भी ज़्यादा भाव नहीं दिया। पूछ लिया हॉस्पिटल ले जाना है क्या, मना कर गई थी माँ। बस एक दिन मीरा ने खाना बनाकर रख दिया था जो उसने खाया ही नहीं। शायद उम्मीद कर रही थी कि अब फिर उसे बनी बनाई रसोई मिलने लगेगी। वह तो हुआ नहीं, और उसके बाद बीमार भी नहीं पड़ी। हर 2-3 महीने में हाय तौबा मचा देती थी वह, और बेटा सिरहाने बैठ सेवा करता और मीरा से भी करवाता। मीरा हैरान नहीं हुई, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि बहुत कुछ नौटंकी ही होता है। वो पड़ोसियों और रिश्तेदारों को ये बताकर भी उसे अच्छा लगता है कि वह दिल्ली में अस्पताल में चेक करवाती है। दिन में कई बार मन में इस बात को दोहराती है सुमित्रा कि उसका छोटा बेटा आएगा जल्दी ही। पर सच तो ये है कि जैसे जैसे लॉकडाउन बार बार बढ़ जा रहा है, उसका दिल बैठने लगा है।
सब सहेलियों को तो उसने फ़ोन कर बता दिया था उसका छोटा बेटा उसे दिल्ली बुला रहा है। बड़ी बहू के व्यवहार से वह बहुत दुखी है। अब उसने अपनी बात में बार बार कोरोना और लॉकडाउन की वह बात भी जोड़ दी। हालांकि वह जानती है दिल्ली से लोग आ जा रहे हैं रोज़, लॉकडाउन में भी पास बनवाकर लोग आते रहे हैं, पर छोटे ने कोई कोशिश भी नहीं की। पहले माँ की चिंता जताता था, ना माँ यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, अभी वहाँ पर ही ठीक है, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होने लगेगी ज़रूर आएगा। बीच में उसकी भाई से भी क्या बात हुई पता नहीं, माँ से भी लड़ पड़ा और साफ बोल दिया वह अब कभी टिहरी नहीं आएगा, मंजू को भेज देगा, सेवा करेगी आपकी बहू, बोला था उसने। सुमित्रा ने मन को समझा लिया था, गुस्सैल है बचपन से ही, अपने आप ठीक हो जाएगा, पर वह तो अब अड़ ही गया है। आज ही बेटी का फ़ोन आया और बता रही थी मंजू चाहती ही नहीं कि सुमित्रा दिल्ली आए। छोटे का गुस्सा तो बहाना है, उसे भी बड़ी बहू ने पता नहीं क्या बता दिया कि अब मंजू भी डरती है कि कहीं माँ उसके और छोटे के बीच में झगड़ा ना करवाती रहे। बेटी पुष्पा ने बताया कि वे कई दिनों से बातों बातों में समझ रही है कि छोटा भी माँ को लाने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, बहनों से भी उखड़ा उखड़ा रहने लगा है। वही हैं जो बार बार फ़ोन करती हैं और हालचाल पूछ लेती हैं, वह अब बात ही नहीं करता। सुमित्रा का दिल अब बैठने लगता है। पुष्पा भला क्यों झूठ बोलेगी, वही तो उसकी सबसे बड़ी हमदर्द है। हर बात में सलाह तो इसी से कर पाती है वह। छोटी बेटी बिमला तो न लेनी एक न देनी दो। वह जब भी खुश होकर बेटियों को बताती है कि वह उन्हें भी कुछ पैसे देने वाली है, पुष्पा तो खुश हो जाती है, पर बिमला तो ज़रा भी उत्साह नहीं दिखाती, बल्कि बोल देती है कभी कभी, जो देना हो भाइयों को दो, सेवा तो वही करते हैं, हमें क्या लेना है। सुमित्रा इस बात पे भी बहुत नाराज रहती है छोटी से। छोटा बेटा आ गया सुमित्रा का, जैसे जी गई वह तो। बहू और बेटा अब दोनों उसके पास आ गए हैं। लॉकडाउन के बाद छोटे को वर्क एट होम के साथ यहाँ रहने का अच्छा मौका मिलेगा। छोटी बहू उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रही। 1 महीने के लिए आए हैं दोनों, पर अब कह रहा है छोटा कि अभी उसे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है। छोटी बहू के मायके भी यहीं पर है, सो उसे तो अच्छा लग ही रहा है। उसका भाई रोज़ कुछ ना कुछ टिफ़िन में ले आता है। खुश हैं उसके मायके वाले भी। बड़ी ने जो व्यवहार किया है ना, भुगतेगी अब। छोटी बहू मंजू की माँ कह रही थी, हमारी बेटी सेवा करेगी सुमित्रा जी आपकी, अब सब संभाल लेगी। उस दिन तो सुमित्रा को अच्छा लगा था कि ठीक ही तो कह रही है उसकी माँ। अब बड़ी बहू मुंह फुलाए है तो रहे, जो सेवा करेगा वही तो पाएगा। चैन की नींद सोती थी सुमित्रा, पर यह बात भी ज़्यादा दिन नहीं चली। उस दिन की ही तो बात है, 9 बजने वाले हो गए हैं। सुमित्रा से अब रहा नहीं गया। दबे पांव बेटे के कमरे पर कान रखकर सुनना चाहा, ये लोग जागे या नहीं। नई शादी हुई है वो तो ठीक है, पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। 4 बजे तो नींद खुल जाती है मेरी। नहा ली, पूजा कर ली, चाय पी ली, अब वो क्या करे। ये लोग नहीं आए थे यहाँ तब तो सब्र था ना, अपने से ही सोचना है, करना है और जीना है। दूसरों के भरोसे जीने की उसकी आदत नहीं है ना। बड़ी बहू को तो उसने हमेशा अपनी तरह चलाया, वही उसके भरोसे रहती थी। पूरी जिंदगी उसने अपनी मर्जी चलाई थी। ये नई बहू तो अब इससे टोक टाक भी करूँगी ये भी बिदक जाएगी। बड़ी बहू तो अब पूरी तरह से हाथ से निकल गई। गलती तो उसकी अपनी ही थी ना, वो तो जैसे मौका देख रही थी लड़ने का। सुमित्रा को क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वो तो सिर्फ इतना चाहती थी कि बड़ी बहू मीरा को समझ आ जाए कि ये ऊपर वाला मकान उसके छोटे के लिए बनवाया है। बहुत इतराने लगी थी। इतनी बड़ी रसोई बनवाकर, नक्शे बनाकर काम करवाती थी, कभी टाइल पसंद, कभी एसी लगवा। सुमित्रा को डर लगने लगा था कि एक बार कब्जा करके बैठ गई तो अपना ही समझ लेगी। उसका भ्रम तोड़ना भी तो ज़रूरी था ना। यही तो कहा था कि उसने कि अलग कर दे उसको। ये थोड़ी कहा था कि खाना अलग बन जाएगा। वो चाहती थी कि वो ऊपर रह जाए और ये लोग नीचे रह जाएं। सुमित्रा अब अपने को कोस रही थी। बेटे ने भी उठाया सामान और नीचे वाले पोर्शन में चला गया। लो कर दिया अलग, हो गया अलग। सुमित्रा ने उस समय तो राहत की सांस ली थी, पर जल्दी ही उसे महसूस होने लगा कोई इससे बोल ही नहीं रहा, कोई इससे बोलकर राजी नहीं।
बच्चे तक ऊपर नहीं झांकते। जिस बालकनी पर इतनी इतराती थी वही बस उसकी कैद हो गई। अंदर कमरे से बाहर निकले तो बस वही बालकनी, और फिर अंदर कमरे में। 4 कमरों में वह अकेली। सफाई तो वह क्या करेगी? रसोई ही इतनी बड़ी है कि वह करे क्या? अपने लिए खाना बनाना तो उसे कभी भाया ही नहीं। रसोई अब भाएँ भाएँ करती उसे चिढ़ाती है। अब पिछले 20 दिन से छोटा आ गया है बीवी के साथ, बिल्कुल बदला बदला हो गया है। माँ से ज़्यादा उसे पत्नी की ख्याल होता है। 10 बजे से पहले नाश्ता नहीं बनता, पत्नी को सोना होता है। रात को भी 12 बज जाते हैं खाना खाते। अब वो बनाना ही 8 बजे शुरू करती है। इसलिए कर लिया सब्र सुमित्रा ने। शाम को कुछ खा लेती है। बना तो देगी वह उसके लिए 2 रोटी, पर फिर वह जागती सोचती रहती है कब खाएंगे ये लोग, क्या बनाएंगे सब्जी। उसे अगर जल्दी खाना है तो दोपहर की सब्जी रख देंगे ये लोग और उसके लिए 2 फुलके उतार दिए जाएंगे। अब ये भी तो उसे कहाँ अच्छा लगता है, ना कोई मीठा ना कुछ और। वो लोग खाएंगे क्या बनाएंगे, बस उसने सोच लिया खाना तो साथ ही खाएगी। पर मन बुझ सा जाता है। मीरा ने कभी ऐसा नहीं किया था। ध्यान तो पूरा रखती थी, बल्कि उसे सब कुछ पूरा मिलता था हक से। बड़ा बेटा मेरा है ना, बहुत अच्छा है ना। मजाल है मीरा ज़रा भी लापरवाही कर जाए। सुमित्रा मायूस हो जाती। लो दरवाज़ा खुल गया। उठ गए ये लोग। वह फट से अलग हट गई थी, फिर भी बेटे ने देख लिया था कि वह दरवाजे पर खड़ी थी। मुंह बना लिया उसने। ये क्या कर रही थी माँ? छुप कर बातें सुनने की आदत छोड़ दो, अब बहुत हो गया। वह कुछ जवाब नहीं दे पाई। बाल बांधते बहू भी आकर सुन लेती है और मुंह बिचकाकर बाथरूम में घुस जाती है। पैर छूने का तो उसे कोई याद ही नहीं रहता जब तक बेटा ना बोले। बड़ी बहू को देखकर बिगड़ रही है, पर वह करे भी तो क्या। वह चुपचाप बालकनी में जाकर बैठ जाती है। सोचती है सुमित्रा, नीचे उतर जाऊं, थोड़े पौधे ही देख आऊं। गुड़ाई ही कर दी थी उसने। पिछले हफ्ते भिंडी निकल आई थी, पर बड़ी बहू ने उतार ली थी। उसे उसका नीचे आना कहाँ भाता है। उसे देखते ही भड़ाक से दरवाज़ा मुंह पर बंद कर देती है तो मेरा ना घर, मेरे ही नाम पर है। नीचे उसे दे दिया है तो क्या हुआ, नीचे का भी मकान मेरे ही नाम पर तो है। सुमित्रा अपने को तसल्ली देती है। नीचे जाकर कुर्सी पर जा बैठती है। थोड़ी देर बैठने के बाद कुछ सोचता नहीं तो खुरपी उठाकर गेट के बाहर फैल रही घास निकालने लगती है। वो चाहती है कि मीरा अंदर से निकले और उसे देखे, समझ लेगी इस तरह कि ये सारा का सारा घर मेरा है, पर कोई निकलता ही नहीं। थक कर सुमित्रा खुरपी फेंक देती है, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाती है। लो दोनों चाय पी रहे हैं जी, पूछ ही लेते मेरे से कि 1 कप मैं भी पी लेती। सोचा होगा मैंने पी ली है, ठीक है, पर मीरा तो हर बार उससे पूछती। सुमित्रा का मन बुझता जा रहा है। आज फिर कूड़े वाला निकल गया। 3 दिन का कूड़ा सीढ़ी पर रखा है, मच्छर भिन भिन आ रहे हैं। अब वह कैसे दरवाज़ा खटखटाए हर रोज़। चाय तो वह पी लेती है, नाश्ता रोज़ देर से बनता है, पर क्या करे, उसे तो भूख लग जाती है 8 बजे तक। इससे अच्छा तो अकेली ही थी, जब भी भूख लगती थी खुद बना लेती थी। बड़ी बहू जैसा स्वाद तो नहीं आता, पर उसके होते अपने आप कैसे बनाए। पैसे भी ऐसे खर्च हो रहे हैं, सारी पेंशन चुक जाती है। छोटा तो 1 पैसा नहीं निकालता और मंजू तो उससे भी बड़ी पक्की। बड़ी बहू ऐसी नहीं है। जब से आई है 10 साल हो गए उसे। 3-4 बार दिन में पलंग पर बैठकर मिलता रहा, कभी पेंशन का 1 पैसा नहीं निकला। छोटा बच्चा उठ गया है। मीरा रसोई छोड़ उसे उठाने कमरे की ओर जाने लगती है तो रोहित रास्ते में आ गया। मीरा रास्ता बनाते हुए निकलने लगी तो रोहित ने उसे पकड़ लिया। हर वक्त काम ही करती रहोगी या पति की भी कोई चिंता है तुझे? मीरा मुस्कुरा पड़ी। बताऊं मम्मी को? अभी बता देगी दिन में बीवी के पीछे कैसे घूमते हैं। मम्मी तो अब अपने महल में है, कोई नहीं टोकने वाला, गए वो दिन। मीरा को मस्करी सूझी। अरे वो देखो, मम्मी दरवाजे पर कान धरे सुन रही है तुम्हारी बातें, कहकर दूर छिटक गई और बच्चे को गोदी लेने लग गई। रोहित अचानक गंभीर हो गया तो मीरा भी पास आ गई। बुरा मान गए क्या? मैं तो मजाक कर रही थी। रोहित फिर भी कुछ नहीं बोला तो मीरा भी गंभीर हो आई। तुम्हारी छोटी बहन भी आ रही है ना कल? मीरा बोली।
हाँ पता है, रोहित उदास सा बोला। बात करोगे क्या अगर आई आपसे मिलने? बहुत नीचा बोला था ना आपको। अब कोरोना हो गया था उसे, तो मैंने फ़ोन कर दिया था। बहन है आखिर, अब वो बात तो करती है ना फ़ोन पर, रोहित ने कहा। हाँ मैं कब कह रही हूँ मत करो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, ठीक है। बस एक बात बता दो, अब मम्मी के साथ रहने को तो नहीं मान जाओगे? मीरा डरी डरी सी बोली। ना ना मीरा, ये तो अब कभी नहीं होगा। मुझे अब और टेंशन नहीं पालनी, हो गया बहुत, कहकर रोहित फट से उठ गया। चलता हूँ, कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। मीरा ने चैन की सांस ली, ये सोचकर कि रोहित अब फिर से उसे माँ के साथ रहने के लिए नहीं कहने वाला। कितना सुकून सा आ गया है ना उनकी ज़िंदगी में। पिछले 10 सालों में उसे नहीं याद कोई एक भी दिन जब उसने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिया हो। माँ का बड़ा बेटा हूँ, सबकी जिम्मेदारियाँ हैं मेरी, रोहित उसे याद दिलाता रहता था। माँ को शाम को दूध पीने की आदत है, सुबह 8 बजे तक नाश्ता बन जाना चाहिए, उन्हें भूख लगती है, दवाई लेनी होती है उन्हें। उसे बस सुबह का नाश्ता खत्म होने पर दोपहर क्या बनाना है इसकी चिंता लग जाती। फिर क्या मम्मी को पसंद है वही बनना। कभी अपनी मर्जी से सब्जी बना ली तो मम्मी के लिए अलग से दूसरी बनानी पड़ेगी। मम्मी ने कभी गुजारा करना ही नहीं सीखा। अब तो कितना कुछ बदल गया है ना। कई बार सुबह की सब्जी बच जाए तो थोड़ी सी पनीर की भुर्जी बना ली और हो गया काम। शाम 6 बजते ही खाना बनाना शुरू हो जाए, ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं अब तो। कई बार चटपटा खाने का मन हो तो प्रॉपर खाना बनता ही नहीं। मीरा फिर सोचने लगती, कहीं रोहित बहनों की बातों में आकर फिर मान ना जाए। ये सोचकर मीरा हमेशा डरती रहती थी। आज रोहित ने जो उसे इस चिंता से मुक्त कर दिया, वह बहुत खुश है। सच में रोहित माँ के व्यवहार से बहुत दुखी हो। पासे पलटता रहा रोहित, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। 12:30 बज गए। सुबह आंख नहीं खुलेगी तो ऑफिस लेट हो जाएगा। उसने धीरे से मीरा को हिलाया, वह गहरी नींद सो रही थी। उसने फिर सोने की कोशिश की। माँ ने उससे आज नेट बैंकिंग के पासवर्ड और सब डिटेल्स मांग लिए। उसका मन टूट सा गया है। पापा के बाद माँ को आज तक संभाले रखा हूँ। होश संभालने के बाद से कमा रहा हूँ। छोटे को तो आगे पढ़ने के लिए मैंने ही पैसे खर्च किए। अपनी पढ़ाई छोड़ दी, कमाने में लग गया। कभी एक पैसा भी अलग नहीं रखा, सब माँ के हाथ में रखा। माँ की पेंशन का कभी एक पैसा भी नहीं निकाला। इतने पैसे माँ ने कहाँ से जोड़े? उसी का तो कमाया है ना सब। आज उस पैसे से ही तो मकान बन सका। छोटे की शादी में मीरा ने अपने मायके के मिले 2 लाख चुपचाप दे दिए, ये सोचकर कि एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है। और फिर अब तो घर भी बन गया है दोनों के लिए। कभी नहीं बोली मीरा पैसे को मामले में। 10-10 दिन मौसी आकर रह जाती। दूर दराज के गांव की सहेलियां भी आकर माँ के पास रहती, सबकी सेवा हो जाती। माँ ने किसी भी बात का सम्मान नहीं किया। आज मेरे से पैसे का हिसाब मांग रही है माँ। क्या पाया मैंने? रोहित का मन रो रहा था। सोचते सोचते पता नहीं कब आंख लग गई। सुबह उठा तो फ़ोन की घंटी बज रही थी। उसने देखा तो माँ का फ़ोन था। उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। नहीं चाहता था सुबह सुबह कोई नई बात सुने। वह अब कटने लगा था माँ से भी। छोटा आया हुआ है ना, कोई काम होगा माँ को तो करवा लेगी उससे। अंश का मन बिल्कुल नहीं लगता था नीचे, बार बार छटपटाता, माँ ऊपर चला जाऊं। मीरा के लिए भी कोई आसान नहीं होता था अंश को रोकना। नीचे 4 दीवारी में कैद होकर रह गए हैं बच्चे। छोटा बेटा भी अंदर अंदर छटपटाता रहता है बाहर निकलने को। थोड़ी देर हवा में खड़ी हो जाती है, पर ऊपर गैलरी में सुमित्रा को देख उसका दिल जल उठता है। रोने रोने को हो आती है। गैलरी तो क्या, छत पर जाने को भी मन नहीं करता। टंकी का पानी देखने के लिए भी रोहित भी उस टाइम जाता है जब माँ नजर ना आए। बड़ा खट्टा हो गया था रोहित का मन। वह अंश को ऊपर जाने से रोक के तो कैसे, हालांकि बच्चे सब समझ जाते हैं। दादी क्या क्या कह देती है वह सब उसे आकर बताता है। उसे कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता। कोई अच्छी बात तो नहीं बोलेगी ना वो मीरा के लिए, इसलिए मीरा अब ना कुछ सुनना चाहती है ना बोलना चाहती है। कल जब अंश ऊपर टीवी देखने गया तो महाभारत देखते देखते सुमित्रा ने कह दिया था अंश से, मेरी तो सीता आ गई है अब। कौन सीता दादी? तेरी चाची और कौन आ गई है अब, चाचू के साथ मेरी सेवा करेगी।
अंश को पता नहीं क्या हुआ, बोल दिया दादी को, सीता तो बड़े बेटे राम की पत्नी थी ना, फिर चाची सीता कैसे हो गई? सीता तो मम्मी होगी ना। अंश ने बताया, दादी ने उसे बहुत डांट दिया था। उसने क्या गलत कहा था मम्मा? वह पूछता रहा मीरा से। कितने दिनों बाद कल खुलकर बारिश हुई। मौसम एकदम साफ हो गया। दिन में धूप खुली रही और शाम होते होते ठंडी हवा चलने लगी। आज सुमित्रा की छत पर खूब गहमा गहमी भी है। पूरा परिवार जैसे जश्न मना रहा हो। सुमित्रा की दोनों बेटियां, छोटा बेटा, बहू और बड़ी बेटी की लड़की मोना, सभी छत पर तारों को देखकर हैरान हो रहे थे। इतने साफ और चमकता हुआ आसमान दिल्ली में कहाँ दिखाई देता है, और तारे तो इस पीढ़ी ने देखे ही कहाँ हैं। आज हम छत पर सोएंगे, मोना ने उत्साह से भरकर कहा। नानी तो खूब खुश। सुमित्रा ने फट से कहा, हाँ हाँ, चारपाई है मेरे पास, सो जाओ छत पर। फिर धीरे से बोली, एक चारपाई नीचे भी है, बड़ी मामी से ले आना, माँ भी सो जाएगी तेरे साथ। मोना चुप हो गई और बन्नी को पकड़ नीचे झांकने लगी। नीचे थोड़ा खटका हुआ। अंश ने दरवाज़ा खोला था तो पीछे पीछे मामी उसे पकड़ती हुई आ गई और उसे पकड़कर रोकती हुई समझाने लगी, देख छत पे मत जाना अब, दादी ने बोला है ना तुझे, छत चाचू की है, किसी ने डांट दिया तो मुझे मत कहना कुछ। अंश ने हाथ छुड़ाया और सीढ़ी पर चढ़ाया। मोना ने देख लिया था अंश को सीढ़ी चढ़ते, इसलिए वह भी उसे बुलाने के लिए सीढ़ी तक आ गई थी। अंश को उसने प्यार से बुलाना चाहा। उसने मोना का हाथ झटक दिया, छोड़ो मुझे। बड़े गुस्से में सबको देखते हुए चिल्लाया, ये घर मेरी मम्मी ने बनवाया है, सारी टाइलें मम्मी लाई थी, किचन भी मेरी मम्मी की है। फिर थोड़ा चुप हो गया, जैसे उसे कुछ समझ ना आ रहा हो। धीरे से दादी के सामने जाकर खड़ा हो गया और बड़े आत्मविश्वास से बोला, दादी जब दिल्ली जाओगी ना, मैं ये छत तोड़ दूंगा पक्का, कहकर अंश धीरे धीरे नीचे उतर गया। मोना अचानक फूट फूट कर रोने लगी। हमें नहीं अच्छा लग रहा बड़ी मामी के बिना, नानी आपने अच्छा नहीं किया। चुप, क्या बकवास कर रही है? मोना की माँ ने आकर उसे झड़का। मोना कुछ नहीं बोली पर सुबकती रही। सुमित्रा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे से मोना के पास आकर बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया मोना, दोनों बेटों के लिए बराबर के हिस्से बनाए हैं, यही ना किया है। अब देखो तुम सब भी आकर आराम से रह सकते हो ना यहाँ पर। मोना तुनक गई। हम पहले भी तो आकर रहते थे ना, बड़ी मामी ने हमेशा प्यार से खिलाया पिलाया इतने साल, हंसती चहकती खुश होती थी मामी, तो अलग करना ज़रूरी था क्या? मैंने तो सबको एक ही नज़र से देखा है, कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता। अब सुमित्रा थोड़ी सी उदास हो गई थी। नहीं नानी, छोटी मामू के लिए नहीं सोचा आपने, आप सिर्फ अपने लिए जीती हो। मामी दीवारें नहीं तोड़ लेती, रहती ना यहाँ पर। तड़ाक से एक थप्पड़ लगा मोना की गाल पर। ये माँ थी उसकी। सब सन्न से रह गए। धीरे धीरे सब लोग नीचे उतर आए। आज घर सारा खाली हो गया। बेटियों की गाड़ी तो सुबह 4 बजे ही चली गई थी। सुबह छोटा बेटा भी निकल गया। सुमित्रा बाहर गेट तक आई और जाने के बाद अपनी मालकिन की सी मुद्रा में सीढ़ियाँ चढ़ गई। कोई दुख नहीं उसे अब, पूरा परिवार उसके साथ है अब। सबने कितना ध्यान रखा ना उसका। छोटे से इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी सेवा कर गया, मन को समझाती है सुमित्रा। फिर थोड़ा उदास हो जाती है। बहनों से भी नहीं माना रोहित, क्या हो गया उसे? ऐसा तो नहीं था वह। कहीं भीतर से दरकने लगा है उसका मन। लाख समझाती थी अपने को, ये तो वह भी जानती है कि सब आएंगे और चले जाएंगे, कोई उसके साथ थोड़े ही ना रहने वाला है। उसे अभी भी समझ में आ तो नहीं रहा था कि किसी ने भी उसे नहीं कहा कि वह भी दिल्ली चले उनके साथ। छोटे ने तो घोषणा ही कर दी कि दिल्ली में इतनी खराब हालत है, अब तक कोरोना पूरी तरह से टल नहीं जाता, माँ को वहाँ नहीं ले जाना तब तक। ठीक ही तो कहता है। बुजुर्ग लोगों के लिए तो मोदी जी भी ज़्यादा सावधानी बरतने को कहते हैं। अब बीमार थोड़े ही ना होना है इस उम्र में। पर एक बात है, छोटा पहले भी एक बार कह चुका है, माँ तुम जिस तरह बीमार हो जाती हो ना, भैया ही कर सकते हैं तेरी सेवा। नौकरी से छुट्टी लेकर अस्पतालों के चक्कर लगाना मेरे बस का नहीं है। तब सुमित्रा को बड़ा बुरा लगा था। क्या नौकरी वाले बेटे माँओं को छोड़ देते हैं? फिर मन में आश्वासन बांधा था, बड़ा रोहित कभी पीछे नहीं हटता ना। वैसे भी ये छोटा तो पता नहीं क्या बोल जाता है,
समझ नहीं आता इसे। पर उसे ये भी तो पता है कि नोएडा में कितना सुंदर घर है उसका। सोसाइटी के अंदर तो बिना चेक किए किसी को आने ही नहीं देते। जब से कोरोना फैला है तब से और सख्ती हो गई है। फिर उससे कह सकता था ना चलने को। बेटियों ने तो भी जिद नहीं की। उन्हें कौन सा माँ को अपने घर में रखना था। छोटा ही नहीं चाहता तो वो क्या कहती। उनका भी तो अपना घर परिवार है। चुप हो गई थी सुमित्रा। ठीक कह रहे हैं सब लोग, उसे यहीं रहना चाहिए। अंश दौड़ता दौड़ता आया ऊपर, अपने बैट से दरवाजे पर जोर से मार दिया। शीशा भी टूट गया गैलरी का। सुमित्रा भाग कर गई तो अंश डरा हुआ खड़ा हो गया। अब सुमित्रा डांटेगी तो बात बिगड़ जाएगी। वह चुपचाप देखती रही। अंश का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, फिर हंस पड़ा। दादी, आपकी सीता चली गई, कहकर किलकारी भरता नीचे भाग गया। सुमित्रा बहुत उदास हो गई। आज सुमित्रा बहुत उदास है।